बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आज हम आपके सामने एक बड़ा अहम टॉपिक इनहेरिटेंस की बाबत रखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। काफ़ी सारे लॉ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और इस बाबत एक केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट मुफीद इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा एक टॉपिक है लेटेस्ट जजमेंट 2022 CLC 675। इसमें एक डिसीज्ड फौत हो जाता है और उसके पीछे उसके वरसा में उसकी बेवा और उसकी बेटी होती है। बेवा और बेटी अपने आप को अपने फौत होने वाले फादर को शिया सेक्ट डिक्लेयर करवा के जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपने दोनों के नाम ट्रांसफ़र करवा लेती है। शिया सेक्ट के मुताबिक जो बेटी होती है वो टोटल प्रॉपर्टी की हिस्सेदार होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू शिया सेक्ट सुन्नी लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर आपकी नरीना औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो बेटी को 1/2 जाएगा। बाकी आपके जो शरीक हैं, शरीका कह लें, शरीक कह लें, या उसके फौत होने वाले के बहन भाइयों को जाती है। अब इस केस में हुआ क्या कि जब डिसीज्ड फौत होता है तो उसकी बेवा और उसकी बेटी ने अपनी फेवर में एक म्यूटेशन पास करवा लेती है। उस म्यूटेशन को जो डिसीज्ड है, फौत होने वाले का भाई, वो उसको कोर्ट में चैलेंज करता है, सूट फाइल करता है और वो कहता है कि हमारा जो भाई था वो सुन्नी था और वो शिया नहीं था। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी के पर्पज़ के लिए उसको शिया डिक्लेयर करवाया और उसमें जो उसकी ग्राउंड्स हैं वो अपनी जो ग्राउंड्स अपने प्लेंट में मेंशन करता है। जो उसकी रिलायंस है वो कहता है कि हमारे भाई का जो निकाह है वो सुन्नी निकाह खान ने पढ़वाया और हमारे भाई ने आज तक बैंक से ही जितनी भी ज़कात है उसकी डिडक्शन बैंक से करवाई, खुद से नहीं करवाई, क्योंकि शिया सेक्ट के मुताबिक वो ज़कात खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैंक में नहीं करते। ये ग्राउंड्स लेकर के उसने दावा फाइल किया। दावा जो डिसीज़ की बेटी और बेवा ने उसको कंटेस्ट किया, उसमें एविडेंस आई, लेकिन फाइनली वो जो प्लेंटिफ है, डिसीज़ का भाई, वो उसका दावा खारिज हो जाता है, उसकी अपील भी खारिज होती है। हाई कोर्ट में जब मैटर आता है तो उस मैटर में ये जजमेंट 2022 CLC 675 आती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ये इसमें डिक्लेयर करती है कि ये कह देना कि उसका निकाह सुन्नी आलिम दीन ने पढ़ाया ये काफ़ी नहीं है। और ये क्वेश्चन पुट किया गया, क्या सुन्नी आलिम दीन किसी शिया सेक्ट के पीपल्स का निकाह नहीं पढ़ा सकता? और दूसरा ये कहा गया, उस जजमेंट में डिस्कस किया गया कि ये कह देना कि ज़कात बैंक से ही डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वो खुद नहीं करवाता, ये भी सफिशेंट नहीं है उसको सुन्नी डिक्लेयर करने के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब तो सुन्नी हजरात भी एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम अपनी ज़कात खुद तकसीम करेंगे, लिहाजा बैंक हमारी डिडक्शन ना करें। और तीसरा इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया गया कि जो बेवा थी उसको कोई सर्टन क्वेश्चन पूछे गए अबाउट दी शिया सेक्ट के उसके बिलीव्स के बारे में, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में। तो उसके पास कुछ ना काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे सकी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि हर बंदे को अपना केस अपनी एविडेंस के ज़रिए साबित करना है, ना कि दूसरी पार्टी के वीकनेस पे। और ये कहा गया कि शिया सेक्ट की शिया होने की बाबत जो डिसीज्ड का बिलीव है
वो कंसीडर किया जाएगा, ना कि उसके बाप दादा बहन भाई या उसके बाकी जो पीपल्स हैं उनका इससे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। अब ऑनरेबल कोर्ट ने फाइनली ये होल्ड कर दिया कि जो प्लेंटिफ है, जो डिसीज्ड का भाई है, वो फेल रहा है टू प्रूव हिज केस थ्रू रीजनेबल अनडाउटेड एविडेंस। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी पिटिशन खारिज कर दी और जो म्यूटेशन इन फेवर ऑफ डिसीज्ड डॉटर एंड डिसीज्ड विडो हुआ था उसको इंटैक्ट रखा गया। इसमें क्वेश्चन एक अराइजेज होता है कि ये प्रैक्टिस में बात ऐसी है कि लोग अपना सेक्ट बदल लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन कोर्ट्स एविडेंस मांगती है, कोर्ट्स उसका प्रूफ मांगती है। प्लेंटिफ भाई फेल रहा अपने डिसीज ब्रदर को सुन्नी साबित करने में, जितनी ग्राउंड्स उसने ली। और इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जाफरिया ट्रस्ट ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया डिसीज की बाबत कि वो प्रैक्टिसिंग शिया था। उसको जो मुद्दई था, जो डिसीज ब्रदर था, उसने उसको चैलेंज ही नहीं किया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी इसमें डिस्कस किया कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो वो था, इसने उसको चैलेंज ही नहीं किया। अब जो जाफरिया ट्रस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ही वॉज प्रैक्टिसिंग शिया, तो उसको इसने चैलेंज नहीं किया। लिहाजा कोर्ट इस ओपिनियन पे पहुंची कि जो वर्डिक्ट लोअर कोर्ट ने दिया वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, उसमें कोई वायलेशन लॉ की नहीं है। मैं ये गुजारिश करने लगा हूँ कि जब इनहेरिटेंस ओपन होती है तो बहुत सारे डिस्प्यूटेड आते हैं, ये सेक्ट चेंज करना, ये सारी मामलात आते हैं, लेकिन कोर्ट्स एविडेंस मांगती है। अब मैं आपके सामने एक लेटेस्ट जो एक्सपीरियंस है वो रखने वाला हूँ और एक चीज़ को बड़ा क्लियर करने वाला हूँ कि एविडेंस खुलती कब है। जब एक वारिस फौत होता है, जब वो एक जायदाद का मालिक फौत होता है, तो उसकी फौतीदगी के बाद उसकी जो वरासत है वो ओपन होती है। उसकी लाइफ टाइम में कोई उसका बेटा, उसकी बेटी ये नहीं कह सकती कि मुझे फ़लाँ जायदाद में हिस्सा दे दें, मैं वारिस हूँ। नहीं, हरगज़ नहीं। जो मालिक है अपनी लाइफ टाइम में वो सारी जायदाद बेच जाए, किसी एक के नाम कर जाए, वट एवर, वो उसका राइट है। ये अलहदा बात है कि अगर वो किसी एक लीगल एयर्स की फेवर में करता है, दूसरों को डिप्राइव करता है, तो उसमें कोर्ट्स का ओपिनियन क्या है। कोर्ट्स ने मुख्तलिफ जजमेंट्स में ऐसी ट्रांजैक्शन को सेट असाइड किया है जिसमें एक लीगल एयर्स को डिप्राइव करके दूसरे को ट्रांजैक्शन दी गई हो। उसमें काफ़ी सारी जजमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन कोई बेटा बेटी अपने फादर की लाइफ टाइम में, जो कि किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक हो, चाहे उसके पास कैश इन हैंड हो, ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे आप अपनी जायदाद में हिस्सा दें। वो अपनी लाइफ टाइम में अपनी जायदाद को तसर्रुफ़ में लाए, उसकी मर्ज़ी कहाँ तसर्रुफ़ में लाए, बेटे बेटियों को कोई हक़ नहीं है। ये तो इखलाकी तकाज़े हैं कि बाप की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, बाप की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपनी पूरी करे। तो इस टॉपिक को इधर ही एंड करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा जो इस्लाम ने प्रिंसिपल सेट किए हैं, चाहे वो आपकी समझ में आएँ या ना आएँ, उनको फॉलो करें। और जो इस्लाम ने हिस्से तयन कर दिए हैं, उन हिस्सों के मुताबिक जायदाद को तकसीम किया करें, क्योंकि इस्लाम नेचुरल रिलीजन है, वो बिल्कुल फितरत पे है। लिहाजा अगर आप उससे थोड़ा सा भी हटेंगे, रास्ते से, सीधे रास्ते से हटेंगे, तो आपके लिए परेशानियां होंगी। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।